अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हालात हाजरा के लिए आज मैं एक ऐसे मुल्क में जाऊंगा जो बहुत ही तरक्की याफ्ता है, पुरअमन मुल्क है। इस पुरअमन मुल्क में किसी ज़माने में जंगें हुई हैं, जंग अजीम दोयम में, उसमें एटम बम भी गिरा है। तो आप पहचान गए होंगे, जान गए होंगे कि मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूँ। जापान, जो एक बहुत ही तरक्की याफ्ता और पुरअमन लोग है, पुरअमन लोगों का मुल्क है। वह हमारे बहुत सारे माशाल्लाह एशियाई भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो हमने एक दोस्त है, उनके पहले भी प्रोग्राम वहाँ किए थे। मैंने सोचा कि चलें हालात हाजरा के प्रोग्राम अब उनसे लेते हैं, उनका तबसरा पूछेंगे। और जापान की तरक्की का राज उन्होंने पहले भी बताया था, कुछ ना कुछ तो अब भी पूछेंगे कि इन जंगी हालात में दोनों तरफ जंगें लगी हुई हैं, तो ये पुरअमन मुल्क, ये पुरअमन सियासतदान किस तरह जिंदगी गुजारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे साथ हैं नाजरीन हाफिज अमजद साहिब। तो मैं अब पता करूंगा कि सबसे पहले बताइए कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है जापान में। जर्मनी में 1 बज रहा है दोपहर का। यहाँ रात के 8 बज गए हैं, अ- कुछ मिनट ऊपर हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि मौसम कैसा है और कैसे, वैसे ही आपके जाती हालात कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मौसम के बारे में बताइएगा। जी, मौसम इस वक्त अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा है। गर्मी का इख्तिताम हो चुका है, खजा का मौसम चल रहा है। हम्म। शाम को कभी कभी खनकी हो जाती है, लेकिन दोपहर को बहुत ही अच्छा मौसम होता है। अच्छा, तो ये जापानी लोग ये वाला मौसम पसंद करते हैं अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ जर्मनी में 1-2 दिन से ठंड है और जो हीटिंग का सिस्टम है वो चल पड़ा है। आपके कैसा है? जी नहीं, अभी हीटिंग की तो जरूरत नहीं है। और रात को भी जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये सेंट्रल जापान है, नगोया सिटी है। जी। तो यहाँ पे मौसम अच्छा है और हल्का से कंबल की रात को जरूरत पड़ती है। अच्छा। लेकिन अभी उस तरह की सर्दी नहीं है। अच्छा, नगोया सिटी में आप रहते हैं, तो ये भी एक तरक्की याफ्ता शहर है आपका भी, ये कि कितना नाम आता है जापान में इसका? जापान का ये चौथा बड़ा शहर है। अच्छा। और इससे बिल्कुल बिल्कुल मुल्क का चंद किलोमीटर के फासले पे, 20 किलोमीटर भी नहीं बनता, टोयोटा सिटी है, जहाँ पे टोयोटा की बहुत बड़ी बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ पे ये गाड़ियां वगैरह तैयार होती हैं। अच्छा, तो अब ये जी। बताइए, ये बताइएगा कि कोरोना का हालात, अभी देखे हमने कोरोना के हालात, फिर उसके बाद जंगें शुरू हो जाती हैं, रूस की और यूक्रेन की, और यूरोप भी शामिल हो जाता है। अब नई थोड़ी सी जंगी हालात पैदा हो गए हैं, तो इस पुरअमन मुआशरा या पुरअमन मुल्क कहना चाहिए। तो आप लोगों को तो देखते तो होंगे या टीवी सुनते होंगे, खबरें सुनते होंगे, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि इन्होंने तो सबक सीख लिया, जंग के बाद अमन, अमन के बाद तरक्की। जी बताइएगा। जैसा कि आपने बता भी दिया कि बड़े ही पुरअमन लोग हैं, और जंग के नाम से ये बड़े ही खौफजदा होते हैं, और सवालिया निशान ये छोड़ देते हैं कि ये जंगें क्यों करते हैं लोग ना। हम्म। इतने पुरअमन लोग हैं। तो इनके लिए ये एक बहुत ही अजीब चीज है कि अब इंसान इतनी तरक्की कर गया और अभी भी ये जंगे हैं। यहाँ के सियासतदान भी, यहाँ आम पब्लिक भी, सियासतदान को तो क्योंकि आम यहाँ पे जो लोग हैं, उनको सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने मुआशी मामलात में ही इतने मसरूफ होते हैं कि उनको किसी किस्म की कोई खबर नहीं होती। जैसा कि हम इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, हर किस्म का तबका जो है वो अनपढ़ भी बैठ के दुनिया की सियासत, आलमी सियासत के ऊपर वो तबसरे कर रहा होता है। जी। जापान में ऐसी सूरत हाल नहीं है। इनको बिल्कुल नए हालात का बिल्कुल नहीं पता होता। सुबह अपने काम से काम रखा, काम किया, घर वापस आ गए, या थोड़ी सी खबरें सुन ली, तो उससे क्या, बस यही इनकी होती है परेशानी कि ये क्यों मसलन जंगे होती हैं, हमारी समझ से बाहर है। ये तो आपने आम पब्लिक का कहा है, हो सकता है 99% यही पब्लिक सोचती हो। लेकिन मुल्क तो एक है ना, उसकी सियासत है, उसकी हुकूमत है, उसके ऐवान बाला होगा। वो क्या उनका रिएक्शन होता है एक सियासतदान होने के नाते या हुकूमत होने के नाते। अभी अभी खबर किसी ने मुझे बताई है, वो कह रहे थे कि हाफिज साहब से पता करना, शायद उनके इल्म में हो, कि वीटो कर दिया है जापान ने इस जंग के बारे में। तो कैसे फिर सियासी क्या खबरें हैं आपके पास? देखें, जापान जो है वो एक दूसरी जंग अजीम में हारा हुआ मुल्क है। जी।
तो अभी भी उसके ऊपर ऐसी ताकतों का दबाव है कि वो अपनी आजादाना सियासत जो है वो खुल के नहीं कर सकते। अच्छा। वो जो भी फैसले करते हैं, वो दबाव में करते हैं, बेशक दिल से ना भी कर रहे हों, हम्म। लेकिन दबाव में रह के इनके फैसले होते हैं। आजादाना पॉलिसी ये अपनी मजबूरियों की वजह से, बाज खुफिया मुआहिदों की वजह से ये उसको खुल के अपना वो इजहार नहीं कर सके। तो क्योंकि अभी आपने कहा हारा हुआ मुल्क, लेकिन तरक्की में सबसे अव्वल आ गया है, तो कैसी तरक्की की है इन जंगों के बाद इसने, जापान ने? दुनिया तो जानती, मैंने कहा चले, आपने तो देखा ना, अपने आंखों देखा हाल। अभी आपने बताया कि बड़े बड़े कम्प्लेक्स और टोयोटा सिटी एक बना हुआ है, तो क्या देखते हैं चहल पहल मुआशी तौर पे? मुआशी तौर पे हालात यहाँ के कोरोना के बाद जिस तरह सारी दुनिया के हैं, ये भी बहरहाल इसके ऊपर भी असर पड़ा है। हम्म। महंगाई भी हुई है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे वाने बाला है, सब कुछ है। तो मैंने अभी आज टीवी शाम के बाद मैंने नहीं देखा, हम्म। खबरें मैं नहीं सुन सका कि जापान जापान ने उसको वीटो किया, लेकिन जापान की तो वीटो पावर नहीं है। वो अच्छा। बड़े मुंह मालिक हैं जी, जापान के पास वीटो पावर नहीं है। अच्छा। वीटो पावर तो वही फ्रांस फ्रांस अमेरिका, रशिया है, चाइना है सॉरी। तो है, जापान के पास पावर नहीं। हाँ, वैसे उसने यकीनन मुखालफत की होगी, हम्म। क्योंकि इनके जो प्राइवेट टीवी हैं, उनकी बाजों की आजादाना पॉलिसी है एक हद तक। अच्छा। तो वो अपना इजहार राय करते भी हैं, और जिन चीजों पे इन्होंने तनकीद करनी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ, वो प्रोग्राम इनके रात गए चलते हैं टीवी के ऊपर के अक्सर पब्लिक सो चुकी होती है। अच्छा, तो वो आगाही नहीं देना चाहते। ये बताइएगा कि अब जो जंग ये शुरू हो गई है, तो हम ये नहीं कहते किसकी गलती है, तो क्या जी सोचते हैं जापानी लोग या जापान की हुकूमत कि इसको जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, ताकि वहाँ इंसानी अलमिया कोई बड़ा जन्म ना ले ले? हाँ जी, जो खबरें आ रही हैं उसमें तो यही है कि पब्लिक का, जैसे मैंने कहा कि उनका तो कोई कंसर्न नहीं है। वो तो इस बात पे होते हैं कि जंगें क्यों हो रही हैं। हम्म। तो हुकूमती भी यही है कि वो जैसा कि मैंने कहा कि दबाव में है। वो कहते हैं कि ये फरीक जो है ये ज्यादती कर रहा है, और ये फरीक जो है वो हक है। लेकिन देखें, बैसियत इंसान जी। जो हमने अपने मजहब में पढ़ा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही। जमाने में भी जंगें हुआ करती थी, उसमें यही हदायत दी जाती थी कि चाहे जालिम दुश्मन जितना भी हो, शहरों पर आम जो शहरी हैं उनको निशाना नहीं बनाना, जी। इबादत गाहों का निशाना नहीं बनाना, जी। को नहीं काटना, जी। फसलें नहीं उजाड़नी। हम्म। तो इन दोनों में जो भी फरीक आम मासूम शहरियों के ऊपर हमले करता है, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। हाँ, 10 ब 10 अगर फौज आमने सामने है तो फिर बेशक अपना मुकाबला करें, लेकिन दोनों फरीक ही अगर वो करते हैं तो वो बहरहाल जुल्म करते हैं, और जो इंसानी हकूक है उसकी खिलाफवर्जी करते हैं। जंगों के कोई असूल होते हैं, यही असूल जापान ने भी अपनाया हुआ है। वैसे वो तो जंग नहीं करता, लेकिन उनकी यही होगी, जहाँ जहाँ भी ये पैगाम भेजते होंगे अपने, कि ऐसा अलमिया ना जन्म ले ले, हॉस्पिटल को नहीं गिराना, या पानी या बिजली बंद नहीं करनी। तो जापानी हुकूमत भी यही चाह रही होगी, किसी ने कोई सर्कुलर जारी किया है या कोई तंजीम है ऐसी कि जो उठी हो, तो उसने कहा कि जरा जंग बंदी जल्दी हो जाए? जी, हल्की आवाजें उठ रही हैं कि अच्छा। जंग बंदी हो। जैसा कि मैंने कहा कि वो फिर यकतरफा करते हैं ना, अच्छा। वो अपने बाज हुकूमती पॉलिसी के ताबे। ठीक। लेकिन इनकी जो आजाद जो है वो बाज जो इनकी क्या उसको कहते हैं एनजीओज हैं, जी। जी। वो बहरहाल वो अपनी राय का इजहार भी करती हैं कि आम शहरियों को निशाना ना पानी बंद किया जाए, हम्म। बिजली ना बंद की जाए। मासूम बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, बीमार हैं, तो हॉस्पिटल्स हैं, इनको निशाना ना बनाया जाए। ये एनजीओ जो है वो अपने अपनी जगह पे मुतालबे करती हैं और कर रही हैं। हाँ, तो अच्छा, ये बताइएगा कि अब तारकिन वतन का मसला पैदा हो जाता है दुनिया भर में जो ममालिक हैं, तो यूक्रेन के कुछ ना कोई तारकिन वतन आए होंगे, या कोई फलस्तीनी आते जाते रहते हैं काफ़ी देर से, ये उसमें 40-50 साल से निकल रहे हो वहाँ से।
तो कोई जापान में भी तारकीन वतन का मसला होता है, या ले लेती है हुकूमत, या आ जाते हैं लोग, तो उनके साथ फिर कैसा अकोमोडेशन करते हैं? अ, वो भी इनका सियासी रुझान किस तरफ है, हम्म, वो देखते हैं, उसके मुताबिक यहाँ पे वो असाइलम वगैरह का करते हैं या तारकीन वतन को देते हैं वो। हम्म, अब जैसा कि यूक्रेन का मसला हुआ था, हम्म, तो क्योंकि इनका ये किसी और के बड़ी ताकत के इत्तेहादी हैं, जी जी। तो इनका वजीर खारजा गया था और एक चार्टर्ड तैयारे में वहां से यूक्रेन से बराह रास्त तो नहीं, पोलैंड से गालबन, हम्म, जो इनका कैंप बना हुआ था, वहां से वो चंद सौ बमुश्किल मेरे ख्याल में 250-300 लोग होंगे जो अपने उस चार्टर्ड तैयारे में उनको लेके आ गया था। बाकी जो यूक्राइनीज यहाँ पर जापान में किसी भी वजह से के सिलसिले में या स्टडी के सिलसिले में यहाँ पे रहते हैं, उनको उन्होंने सहूलत दी थी कि वो अपने पेरेंट्स को जो है वो बुला लें और हालात ठीक होने तक जो है उनको रखा जाए। तो और टीवी मीडिया भी दिखाता रहा उनको कि आज इतने यूक्रेनी आए और एयरपोर्ट से वो कोई अपनी माँ को मिल रहा है, कोई बहन को मिल रहा है, तो वो जी। जज्बाती सीन यहाँ पे दिखाते रहे। लेकिन इस तरह वसी पैमाने पे यूक्रेनी भी नहीं आए, चंद सौ में ही होंगे जो जापान में इन्होंने अकोमोडेट किया है जिनको। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब कर लेते हैं, अब जंगी हालात के बाद के जापान में जो सर्विसेज हैं, या ये लोग बाहर से मंगवाते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और क्योंकि नई सूरत हाल बताइएगा, और स्टूडेंट्स को क्या क्या सहूलियात होती हैं, और नर्सिस का जो सा फुकदान होता है पूरी दुनिया में, और ये नर्सिस को कहाँ से मंगवाते हैं, मेल फीमेल, या जो भी एक हुनरमंद तबका है, ये कहाँ से लोग ज्यादा मंगवाते हैं, या खुद ही इनकी अपनी प्रोड्यूस ज्यादा है, ये खुद ही पैदा कर लेते हैं हर चीजें? स्टूडेंट्स वीज़े ये देते हैं और कोरोना के बाद इन्होंने काफ़ी उसमें सहूलतें पैदा की हैं। हम्म, तो जैसा कि पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए कानून है कि वो 4 घंटे या हफ्ते में 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जी। तो वो काम करते हैं और बाकी उनको कोई सहूलियत नहीं है। कोरोना के बाद बहरहाल इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट वीज़ों में नरमी की है, लेकिन एलानिया तो नहीं, लेकिन बाज़ मुल्कों पे इनकी बहरहाल इनका जो स्कैनिंग का तरीक़ाकार है वो ज़रा सख्त है, तो मुश्किल से वीज़े मिलते हैं। तो तो जहाँ तक ये मेडिकल लाइन में है, मैंने कभी जापान में किसी भी हॉस्पिटल में कोई गैर मुल्की नर्स नहीं देखी, ना मैंने कभी सुना है। ये खुद ही अपना करते हैं, बल्कि अगर कोई बाहर से कोई डॉक्टरी किया है, चाहे वो जितना भी खबर डॉक्टर है, तो उसको भी जापान में एक कोर्स है वो मुकम्मल करना पड़ता है हम्म, और उसके बाद वो कर सकता है। तो इसलिए डॉक्टर भी कोई शाज़ नाज़र कोई हो बाहर के मुल्क का तो हो, वरना ऐसा नहीं है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, यहाँ तक कि वकील भी जो है अच्छा। वो भी सॉरी, चंद एक सुने हैं कि कुछ वकील हैं जिन्होंने बकायदा आके जापान के मुताबिक अपना टेस्ट वगैरह दिया और वो एक दो मेरे इल्म में है जिन्होंने वो किया हुआ। अदरवाइज ये टोटली इस फील्ड में अपने हैं। यहाँ तक कि जिन गैर मुल्कियों ने यहाँ पे नेशनैलिटियां भी ली हुई हैं, वो भी किसी गवर्नमेंट के इदारे में, कोई हसास किस्म के इदारे, मसलन आर्मी है, फौज है, अच्छा। पुलिस है, जी। इसमें वो अ, कम ही जाते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह में आ गए हैं गैर मुल्की अच्छा। जो जिन्होंने नेशनैलिटियां यहाँ पे ली हैं। जी। तो सनती मुल्क है, तो बाहर से ये लोग तो बुलाते होंगे ना, ताकि इनकी फैक्ट्रियां चलें, या सारा रोबोट ने जो सा काम संभाल लिया? जी, टोयोटा वगैरह तो ज्यादातर रोबोट ही है, लेकिन बहरहाल लोग भी काम करते हैं, हम्म, मजदूरी भी करते हैं वहां पे लोग। हम्म, तो सॉफ्टवेयर में जो है वो इनके पास इंडिया से काफी लोग हैं, अच्छा। मुख्तलिफ जापान के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में। तो कुछ इंडिविजुअल पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन जिस तादाद में इंडियंस हैं वो पाकिस्तान तो उसमें आटे के नमक के बराबर भी नहीं है। अच्छा। इनको ज़राअत में काफी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि जो बूढ़े हो गए हैं लोग जी। और वो इस काम को नहीं कर कर पा रहे, तो उसके लिए इन्होंने वियतनाम के साथ मुआहिदा किया है कि 3 साल के वीजे के लिए ये हर साल 10,000 जो है वो लोग ले रहे हैं यंग। अच्छा। लेकिन उसके लिए वो उनको पहले वहां पे कोर्स करवाते हैं, अच्छा। थोड़ी बहुत जो रोजमर्रा
इस्तेमाल होने वाली जापानीज ज़बान है वो सिखाते हैं अच्छा। और वहाँ से उनको ट्रेनिंग दे के 6 महीने या साल की तो लेके आते हैं जापान के जो दूर-दूर खुले इलाके हैं जहाँ पे इनकी ज़राअत वगैरह होती है हुँ, या इनके मसलन जानवर वगैरह हैं, गाय वगैरह हुँ, दूध-शूध के लिए, ये इधर से वियतनाम के साथ इन्होंने किया है अच्छा, और कुछ इन्होंने फिलिपाइन के साथ इन्होंने मुआहदा किया है। वहाँ से अब ये लेबर ले रहे हैं जी, और जो ही जिसके 3 साल पूरे होते हैं, उसको फिर वापस जाना पड़ता है। अच्छा, वो यहाँ पे रह के किसी और तरीके से वो नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट ही यही है कि उन्होंने 3 साल के बाद हर सूरत वापस जाना है। गो के जापान को बड़ी लेबर की बड़ी शदीद ज़रूरत है। जी, अखबारों में भी आता रहता है, इनकी इनकी पार्लियामेंट में भी आती रहती हैं चीज़ें। हुँ। लेकिन अभी ये उस तरफ नहीं आ रहे कि बिल्कुल जापान को ओपन करें। अच्छा कि बिजली सिर्फ़ 2 ममालिक वियतनाम और फ़िलिपाइन आपने कहा है कि वो भी सिर्फ़ 3 साल आएँगे और वो भी थोड़ा-सा सीख-सिखा के वहाँ से ताकि उसके मुताबिक ही इन्होंने ये काम करवाना है क्योंकि पूरी दुनिया में देखा गया है पाकिस्तान में भी अब लोग ज़राअत का काम छोड़ते जा रहे हैं, अब सनअत की तरफ आ रहे हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि जो पुराने जापानी हैं, तो ज़्यादा फ़सल किस चीज़ की होती है फलों वगैरह की या अजनास वगैरह की ये गंदम और चावल वगैरह? गंदम ये इनकी ज़्यादातर अपनी है, बाकी ये कुछ गंदम और मकई ये यूक्रेन से लेते थे। अच्छा, इसी तरह ऑयल भी इनका आता था। जी, इनका जो जंक फूड्स हैं वो बहुत इन्हिसार इनका चाइना के ऊपर था, अब ये मलेशिया की तरफ काफ़ी हद तक जा रहे हैं। जी, तो चावल 100% जापानीज़ जो है वो अपने खाते हैं। अच्छा। ये इनकी अपनी काश्त होती है और गवर्नमेंट उसके ऊपर इनको अच्छी खासी सब्सिडी देती है। अच्छा, ये जापानीज़ जो है वो अपना चावल बाहर का खाते ही नहीं है। ठीक है। कई सब तकरीबन 20-25 साल पहले एक दफ़ा इनको बज़ौर क्या कहना चाहिए ताकत, ताकत इनको हाँ, कहा गया था कि जी, इनको कहा गया था कि आप थाईलैंड का चावल इस्तेमाल करें। हाँ, आप अपनी इतनी सब्सिडी क्यों देते हैं अपने काश्तकारों को? हुँ, तो थाईलैंड से चावल आए थे, उनका चावल भी उसी तरह ही होता है जिस तरह हमारा बासमती है, लेकिन बासमती तरस का शक्ल का तो कह लें लेकिन बासमती का बहरहाल मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है तो पाकिस्तान इन्होंने ठीक, ठीक, हाँ जी, जी, कहिए। मुकाबला नहीं है, तो इन्होंने वो चावल यहाँ पे फ्री में बाँटे थे और जो इधर-उधर से खबरों में भी सुना था कि इन्होंने बहुत सारा चावल समंदर में फेंक दिया था, लेकिन जापानियों ने खाया नहीं था वो चावल। अच्छा, हुकूमती सतह पे एहतजाजन तौर पे या उसमें कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से सेहत पे असर पड़ता है? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर सेहत का असर पड़े। जापानियों का मज़ाज ही नहीं है। जापानियों ने आपको पता है वो जो चॉपस्टिक है उसके साथ खाना होता है। अच्छा, तो इनका जो चावल इनका जो चावल है उसमें आप क्या कहेंगे कि वो जो हमारी चावलों की पिच निकलती है ना, अन इनकी बहुत ज़्यादा इनकी कैलोरी अच्छा, सबसे ज़्यादा कैलोरी जापानीज़ चावल में है अच्छा, और ये इस तरीके से ये चावल इनके बनते हैं कि जब वो चॉपस्टिक करें तो उसमें कम से कम उतने चावल आ जाएँ चॉपस्टिक में जी, जितना हमारे चम्मच में आते हैं, बड़ी जितने बड़ हमारे चम्मच में आते हैं। मैं इस पे एक प्रोग्राम आपसे लूँगा क्योंकि 20 मिनट का आखिरी 1 मिनट, 2 मिनट बता दीजिएगा। पाकिस्तानी हैं, क्रिकेट से ज़रूर आप शौकीन होंगे क्रिकेट के, तो थोड़ा-सा बताइएगा जी। कि क्या देखते हैं पाकिस्तान और भारत का मैच जो हो चुका है और आने वाले वक़्त में जो मैच होंगे, अगर आप भी दिलचस्पी रखती हैं तो? जी, बड़ी दिलचस्पी है लेकिन मसला हमारे लिए ये है कि जब वहाँ पे मैच जब सेकंड इनिंग शुरू होती है तो हमारे यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी होती है, तो वो अच्छा, नहीं देख पाते दा हाँ, 9 बजे यहाँ के रात के मुताबिक तकरीबन 9 बजे के बाद सेकंड इनिंग शुरू होती है। हाँ तो जी, फिर 10-11 बजे तक सोना हाँ, अगर वीकेंड पे हो जाए तो फिर चंद एक मैच जो है वो देखे हैं। जी, जहाँ तक पाक-भारत मैच का ताल्लुक है, तो उस दिन बस वो पाकिस्तान की इनिंग्स ही देखी थी। अच्छा, तो इंडिया की फिर सुबह उठ के देखा था, तो चंद ओवर उनके इंडिया की गेम के भी देखे थे। चलें, तो बहरहाल मायूसी हुई, लेकिन इतनी मायूसी भी नहीं क्योंकि वो हमारा रिकॉर्ड है कि हम वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया से हम नहीं जीते। तो ले लेकिन उम्मीद वर्ल्ड थी उम्मीद थी हुँ, हाँ जी, हाँ जी, जी, उम्मीद थी कि जब ये खड़े थे रिजवान और बाबर, हाँ जी, तो ठीक है। उम्मीद थी कि शायद ये एक लंबा स्कोर कर लें। लेकिन लेकिन जब ये दोनों गए तो बहरहाल फिर सारा वो लंका ही ढा ली उन्होंने। चलें जी, तो ये नाज़रीन एक दिलचस्पी के लिए मैंने ये भी पूछ लिया और उनसे अब जापान के बारे में गाहे-बगाहे खबरें और उनका जो कल्चरल है, उसके बारे में पता करेंगे। बड़ी दिलचस्प इन्होंने बात बताई
कि जो वो उनका फन होता है खाने का, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे किस दिन वो भी आपको क्लिप दिखाएं। आपका हाफिज अमजद साहब बहुत शुक्रिया इस वक्त, क्योंकि आपके 8:30 कह रहे थे आप ना, 8:30 हो रहे हैं, जी 8:25 हो गया जी आठ हमारे पच्चीस पास हो गए, जी। आप आराम कीजिएगा। तो हो सकता है ऑन एयर हम जी आज ही प्रोग्राम कर दें, और फिर उम्मीद है कि आप हमें वक्त दिया करेंगे। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम जी वालेकुम। जी जज़ाकमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।